गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि अध्याय 6 है हिंदी साहित्य का, अध्याय 6 वसंत आया तोड़ो। इसका हम सब पश्चिम व्याख्या देखेंगे सर। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पूरे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर पढ़ाऊं साथ। वसंत आया तोड़ो सब पश्चिम व्याख्या। सबसे पहले वसंत आया कविता को पढ़ेंगे। तो जैसे बहन दा कहती है, क्या है? जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी कि अशोक पर कोई चिड़िया खोटी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरवर पांव तले ऊंचे भंवर से गिरे। बड़े बड़े पियराए पत्ते कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाए हो। खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई चली गई। जैसे फुटपाथ पर चलते 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 तक मैंने जाना कि वसंत आया। ये लिए शब्दार्थ आप देख लीजिएगा साथियों। सबसे पहले प्रसंग देख। प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के प्रतिनिधित्व कवि रघुवीर, क्या है? रघुवीर सहाय द्वारा। रघुवीर नहीं है यार, रघुवीर है क्या? बिल्कुल रघुवीर है। और बाद में रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता बसंत आया अवतरित की गई, यानी कि संकलित है। इस कविता में कवि ने यह प्रकट किया है कि आज मुझसे नहीं मनुष्य का प्राकृतिक रिश्ता टूट गया। मुझसे नहीं, मनुष्य का प्राकृतिक रिश्ता टूट गया। अब वसंत ऋतु का आना अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जन्म चाहता है। इसमें कवि ने आज के मनुष्य के आधुनिक जीवन पर व्यंग्य कसा है। क्लियर? व्याख्या देख। कवि कहता है कि जिस प्रकार बहन अपने भाई को पूर्ण स्वर में दा कहती है, दा। कवि कहता है कि जिस प्रकार बहन अपने भाई को पूर्ण स्वर में दा कहती, भाई नहीं कहती है, दा कहती, वैसे ही मिठास भरी आवाज में किसी बंगले के अशोक के वृक्ष पर बैठी चिड़िया भी है, यानी कि चिल्लाहट चिहचहाट करती है। चहल पहल भरी सड़क के किनारे पीढ़ी लाल बजरी पर ऊंचे घने पेड़ों के गिरे बड़े पीले पत्ते चमराने की आवाज करते हुए पांव के नीचे आ जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जो उनके पत्ते सूख जाते हैं और सड़क पर गिर जाते हैं, तो पैदल चलने वाले लोगों के नीचे यानी कि पैरों के नीचे आते हैं और वह चड़चड़ाहट करते हैं। ओके, सुबह के लगभग 6 बजे गर्म पानी से नहाकर आई हुई सी खिली खिली हवा गोल गोल घूमते हुए फिरकी जैसी आई और चली गई। कहने का मतलब है कि गर्म पानी से नहाकर, यानी कि सुबह सुबह गर्म हवाएं चल रही है, जैसे कि कोई ये हवा गर्म पानी में नहाकर आई। इस प्रकार फुटपाथ पर चलते हुए कल मैंने जाना कि वसंत आ गया है। भाव यह है कि प्रकृति में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है। वसंत ऋतु के आने पर चिड़िया का चहचहाना, पेड़ों से सूखे पत्तों का गिरना, नई कोपलों का उगना। कोपल जानते हो ना आप? सुबह सुबह की हवा का मस्ती में बहना, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। परंतु शहरी संस्कृति में प्रकृति से रिश्ता टूटा समय। हम अपने भीतर वसंत का उल्लास अनुभव नहीं कर पाते, बस राह चलते हैं उसका आना जाना पर लेते हैं। क्लियर हुआ? यही कविता में बताना चाहता हूँ। अब देखेंगे हम इसके बारे में विशेष। तो आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस पर जो आधुनिक जीवन है उसमें पियराए पत्ते तथा हुई हवा में अनुप्रकाश अलंकार हैं। बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। जैसे गर्म पानी से नहाए हो में उत्प्रेक्ष अलंकार है। फिरकी सी आई में अलंकार है। चित्रापकता का गुण विद्यमान। कौन सा चित्रापकता का गुण विद्यमान है? आकर्षक बिंब का सर्जन किया है। भाषा में सहज एवं सही, बिल्कुल सरल भाषा में इसका प्रयोग किया है। दूसरी कविता है कि और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मध महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में चुदड़ी सी है ये प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर बहकेंगे कई बाग के जंगल। आम बोल आवेंगे रंग रस गंध से लदे पंचे पूर के विदेश पे। वे नंदन वन होवेंगे यशवी, कहीं यशवी मधुमस्त पीक और भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। देखे साथ प्रसंग तो एक ही रहता है कविता में, एक दूसरे में तीसरे में जितनी कविता होगी सब। तो भी कहता है कि मुझे कैलेंडर से इस बात का पता चलता है कि दिन अमुक वार को कामदेव के महीने तक वसंत पंचमी होगी। मुझे कैलेंडर से यह मालूम चलता है कि आज और कल वर्षों आने वाले समय में आने वाले दिनों में पंचमी वसंत पंचमी होगी। इस बात का प्रमाण ये भी था कि उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी। जो दफ्तर सरकारी कार्यालय को कहते हैं, तो वसंत पंचमी के दिन
पत्रों में भी छुट्टी रहती है। यह मुझे प्रमाण था और इस बात का सबूत था। तात्पर्य यह है कि आधुनिक जीवन शैली में वसंत की केवल सूचना मिल पाती है, उसका वास्तविक अनुभव नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा है कि आने जो समय है उसमें हमें पता तो चल जाता है, सूचना मिल जाती है कि वसंत ऋतु आ गई, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं रहता है। कभी आगे बताता है कि कविताएं पढ़ते रहने से मुझे यह पता चला कि वसंत के आने पर कहीं पलाश के जंगल धड़क कर उठे चल उठेंगे, अर्थात वसंत में वह प्रदेश पलाश के लाल लाल फूलों के सौंदर्य में दमाग। पलाश का एक पौधा होता है जो बहुत खतरनाक आग पकड़ता है, और मौसम के वसंत के मौसम में बहुत खतरनाक आग पकड़ता है, क्योंकि आग यदि से एक स्थान पर आग लगी, पलाश के पौधे जल्दी आग पकड़ लगने दमकने यानी कि ज्वालाएं के जैसे जलने लगेंगे। ये इस कविता में बताना चाहता है। आम के पेड़ मंजीरियों से लग जाएंगे। मंजीरियां होती है आम के पेड़ आने से पहले। दूर देश के आनंदमय वन आकर्षक रंगों, फूलों, फलों के रस और गंध के बाद से बड़े अत्यंत शोभा पाते हुए यश को प्राप्त करेंगे, अर्थात दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। फूलों का रस पीकर मस्त हुए कोयल और परी आदि अपने अपने कार्य का अनुभव करके दिखाएंगे। कहने का मतलब जो फूल होते हैं उसका रस कौन पीते हैं? कोयल पीती हैं। और जो मधुमक्खियां की भंवरे होते हैं वो इसका रस पीते हैं और अपने कार्य का अभ्यास करें। कभी कहता है कि वसंत आने के बारे में सारी बातें मैं कैलेंडर और किताबों में जानना था। बस यही बातें मैंने जानना था कि आज के कुछ तुच्छ यानी कि कुछ दिनों वसंत के आगमन के बारे में इस प्रकार जानूंगा। आज मैंने पहली बार वसंत के आगमन के हृदय को अनुभव किया। प्रकृति के साथी की अनुभूति ही हमें जीवन का वास्तविक आनंद दे सकती है। यानी जो प्रकृति है उसकी जो अनुभूति है वही हमारे जीवन को वास्तविक आनंद दे सकती है, प्रकृति के अलावा कुछ नहीं। विशेष में है कि इन प्रकृतियों में आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है, बिल्कुल कठिन व्यंग्य किया है। दहर दहर दह कहेंगे अनुप्रकार अलंकार है, अपना अपना ने अलंकार है। वर्णन में चित्रात्मकता है, चित्रात्मा होवी की आवेग की लदे पंडित जैसे देश के शब्दों का प्रयोग हुआ है। होवी की आवेग की लदे पंडित जैसे देश के शब्दों के प्रयोग हुआ है। देखो जैसे देश शब्द। दूसरी कविता है तोड़ो। तो तोड़ो की पहली कविता है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। कहें तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर से चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, धूप है अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी धूप है, आते आते गाने। तो देखो फर्स्ट की कविता वो कोई बात नहीं, एक ही होती है, बस थोड़ा सा यहाँ से अलग रहती है। तो इस कविता में सर्जन हेतु भूमि तैयार करने के लिए चट्टाने उसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है, कवि कहता है कि इन पत्थरों को इन चट्टानों को तोड़ डालो। कवि का मतलब यह है कि इन पत्थर हैं इन चट्टाने उनको तोड़ डालो, ये झूठे बंधन टूट जाए ताकि हम व्यक्ति को जान सकें। हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस है जिसमें दूध उगती है, दूध का मतलब धूप उगती है। हमारे मन रूपी मैदानों पर कैसी ऊप व्याप्त है अर्थात अरुचि समा गई है। इस पर आधे अधूरे गानों का ही सर्जन हो चुका है, यानी कि जो धरती है उस पर आधे अधूरे गाने ही गाए चुके हैं, बन चुके हैं। भाव यह है कि जिस तरह उपजाऊ धरती पर पत्थर की चट्टाने आ जाने से उसके अंदर रस भरा होने पर भी वह सर्जन करके अर्थात पेड़ पौधे को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसी प्रकार मन के भीतर मन के अंदर ऊब भी सर्जन में बाधक बन जाती है। यदि हम उस दशा में सर्जन का प्रयास भी करेंगे तो वह आधा अधूरा ही हो पाता है। व्यक्ति के मन की उर्वर भावनाओं का रस प्राप्त होने पर ही एक संपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना का सर्जन किया जा सकता है। के लिए विशेष है तो साथी विशेष आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे बताएंगे आप नहीं पढ़ेंगे। विशेष है कि इन पंक्तियों में धरती और चट्टानों के पत्ती के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मकता के बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा दी गई। तोड़ो 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 तथा आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति वह शब्द जो पुनः प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तोड़ो तोड़ 3 बार, आधे आधे 2 बार, जैसे जैसे पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। मन के मैदानों में अनुप्रकाश अलंकार है। पत्थर चट्टाने धरती का प्रतीकात्मक प्रयोग यानी कि पृथ्वी चट्टाने धरती का प्रतीक है। भाषा सरल एवं सुबोध का प्रयोग किया गया। दूसरी कविता है कि तोड़ो 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 ये ऊपर बंजर तोड़ो, ये धरती पत्ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस मन की खोज किए, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। देखो साहब बहुत अच्छी कविता है। तो कवि कहता है
क्या कहता है कि इस बंजर ऊसर भूमि को तोड़ो, अर्थात अनुपजाऊ जमीन की ऊपर की सतह तोड़ो। कहने का यह मतलब है कि जब बंजर भूमि होती है और उसमें उसको तोड़ो, यानी कि उसको बंजर भूमि से बिल्कुल अच्छी भूमि बना। इस चारागाह और खाली छोड़ी गई भूमि को तोड़ो, यानी कि उसमें हल निकालो, पुली निकालो, इन सबको खेत बनाकर ही छोड़ो। तात्पर्य है कि अनु पंजाक और खाली पड़ी सारी भूमि को खोद कर खेत बनाकर ही दम लो। मिट्टी के अंदर रस होता है, धरती उस रस से बीज का पोषण करेगी। कभी कहता है कि मैं अपने मन की खींच क्या करूं। धरती को तो खोद कर उपजाऊ बनाया जा सकता है, पर मन की खींच या झुंझलाहट को हटाए बिना सफल कार्य कैसे संभव है। कवि मन में व्याप्त उब और कीच को तोड़ने की बात करता है। मन के अंदर की उब, जो व्याकुलता है, यानी कि जो नफरत पैदा है, उसमें बाधक है और कवि सर्जन का आकांक्ष है, अतः इसे दूर करने की बात करता है। जो नफरत रूपी शब्द है उसको वह दूर करना चाहता है। विशेष बताएंगे कवि के मन की खोज कीज को निकाल कर सृजनात्मक बनाने की कोशिश करो, यानी कि अच्छी चीजें उसमें डालने की कोशिश करो, प्रेरणा देते हैं। तोड़ो 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 तथा गोड़ो 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या कर में अनुप्रकाश अलंकार है, क्या कर अनुप्रकाश अलंकार। द्रव्य ने आत्मकता असमावेश में भाषा सरल एवं प्रवाही में ही है। तो बिल्कुल प्रवाही में के साथ हमारी इस कविता का विद्या एंड होता है। और इसकी हम कल क्या देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, साथ ही प्रसंग नहीं प्रसन्न देखेंगे। आप सभी से यदि कविता को अच्छी तरीके से पढ़े, एक एक बार ने 3 3 बार 2 2 4 4 बार इस कविता को पढ़े, वो सब प्रसंग व्याख्या के डबल बार करे, होमवर्क पूरा करे साथियों, ताकि आपके अध्यापक आपको पीटे ना।